क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसमें हम फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन डन होनी चाहिए आपको। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, वाटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो ये आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट करते हैं, let us now see what actually happens when during the process of photosynthesis। पहले हम देखें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। the following events occur during this process। तो ये इवेंट्स होते हैं, देखते हैं। पहला है ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, जो हमने क्लोरोफिल देखा, ये क्या करती है, लाइट एनर्जी में, तो सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है, तो ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, ये लाइट एनर्जी इन्होंने क्या करती है, ट्रैप किया क्लोरोफिल ने, उसका कन्वर्जन हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिट अप हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप थे, देखिए। पहले तो लाइट एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्प्शन लाइट एनर्जी का किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, फिर जो लाइट एनर्जी थी उसका कन्वर्जन हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं स्प्लिट अप हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से, तो आपको आंसर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी प्रोसेस में वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में। अब बोले दिस स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, एक के बाद एक स्टेप होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुरंत के तुरंत, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें देखा है डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, तो रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम में अगर क्या कहते हैं स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या कहते हैं वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही क्या कहते हैं प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं, टेक ले लेते हैं, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, और उसका इंटरमीडिएट बना देते हैं कार्बोनिक एसिड व्हिच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट को क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं डेजर्ट प्लांट, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, उसके बाद उसका एक इंटरमीडिएट बना देते हैं विच इज एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर एक्ट होते हैं एनर्जी, एनर्जी बाद में एक्ट करती है। ठीक है, वो एनर्जी कहां से आ रही है, क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कब ऑब्जर्व कर रहा है, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एनर्जी का तो डे टाइम में होगा, सनलाइट डे में ही अवेलेबल होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रात को ही प्लांट क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक, ये बताया गया। Okay. Let us see how each of the component. Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for photosynthesis. तो अभी हमने जो components पढ़े थे, कौन कौन से components पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो ये क्या कहते हैं, इनकी क्या कहते हैं, ये नेसेसरी क्यों है। ठीक है, जो हमने पढ़े अभी components, ये नेसेसरी क्यों है। तो बोले इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिगर में हमें दिखा रखा है 5.1 में, ये हमें क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, एक लीफ है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, तो इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है, ये रही कवरिंग। ठीक है, और ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ का। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस लीफ का दिखा रखा है। इनके बीच में क्या है, ये जो हमें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, और ये बीच बीच में सेल्स के बीच में क्या है, एयर स्पेसेस है, ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा में पढ़ेंगे आप। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। तो बोल रहे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो आप देखेंगे कुछ सेल्स के पास क्या है, ग्रीन डॉट्स हैं। ठीक है, जैसे इस सेल के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, ग्रीन डॉट्स हैं। these green dots are called these green dots are cellular organisms called chloroplast। यही ग्रीन डॉट्स क्या है, ये ग्रीन डॉट्स जो है हमारे पास क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है which contain chlorophyll, जिसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। Let us do an activity to demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो क्या हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, हमने देखा ना यहाँ रिएक्शन में भी हमने क्या लिखा है, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है एक्टिविटी। कैन यू टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ कौन सी लीफ होंगी, जहां पर पूरी लीफ ग्रीन नहीं होगी, कुछ अलग कलर पर होंगे, जैसे ये येलो एंड ग्रीन कलर की लीफ है हमारे पास, ये वाली लीफ। ठीक है, ये वाली लीफ हमारी क्या है, वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है, तो बोल रहे हैं टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, एक पौधा लेना है आपको वेरीगेटेड लीफ वाला। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने देखा होगा। ठीक है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां होती है उसपे।
और क्रोटॉन्स, क्रोटॉन्स भी बोलते हैं। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। फिर आपने वो प्लांट को 3 days तक डार्क रूम में रखना है, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। ठीक है, तो आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, हाँ जी, तो ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लीफ है, वेरीगेटेड लीफ। इसको आपने क्या कहते हैं, डार्क रूम में रख दिया है। कैसे रूम में रखा है, डार्क रूम में रखा है 3 days के लिए। 3 days के लिए रखा है। 3 days में जितना भी इसके पास खाना होगा, प्लांट्स के पास होता है ना स्टार्च वगैरह, जो भी इसके पास स्टोर फूड है वो क्या जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। ठीक है, कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। तो जितना भी इसके पास स्टोर फूड था वो यूज्ड अप हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब कह रहे हैं इस प्लांट को आपने सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए। ठीक है, तब इस प्लांट को आप सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, इसको आपने सनलाइट में रख दिया, तो आप सनलाइट में रखेंगे 6 hours के लिए, 6 hours। तो उसके बाद क्या होगा, कह रहे हैं रख दिया इसको सनलाइट में 6 hours के लिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब एक लीफ को आप लेंगे प्लांट से, ये रही हमारी लीफ, ये हमने ले ली प्लांट से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, ओके, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब एक आपने पेपर की शीट लेनी है, उस पे जितने भी ग्रीन कलर हैं, ठीक है ना, जैसे यह पत्ता है आपका, तो इसको आपने देखना है और एक पत्ती बना दी है आपने, फिर उसमें देख लेना कहाँ कहाँ ग्रीन कलर है, वो आपने इस पे मार्क कर देने हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपने ग्रीन कलर पे मार्क कर देने हैं शीट ऑफ पेपर पे, शीट ऑफ पेपर। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब आपने जो अपनी लीफ ली थी उसको डिप कर देना है वाटर में, बॉइलिंग वाटर में, कितने मिनट के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। ठीक है, आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर इसको किसी एक बीकर में डालना है जिसमें क्या हो, अल्कोहल हो। ठीक है, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। उसके बाद वो जो बीकर है उसको वाटर बाथ में डाल देना है। हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। उसके बाद उसको जब तक हीट करें जब तक अल्कोहल बॉइल ना करने लग जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कलर ऑफ दिस लीफ का क्या हो जाएगा, तो लीफ आपकी ना कलरलेस हो जाएगी। लीफ के कलर का क्या हो जाएगा, लीफ बिकम कलरलेस, तो लीफ तो हो जाएगी कलरलेस। ठीक है, आगे, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का जगह क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफिल था वो डिजोल्व हो जाएगी सोल्यूशन में, मतलब अल्कोहल में क्लोरोफिल क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। बिकॉज, कैसे बिकॉज है, बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन, resolution of the chlorophyll in the alcohol. Now dip the leaf in a green dilute solution of iodine फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, फिर अब उस लीफ को आपने किसमें डालना है, आयोडीन सोल्यूशन में डालना है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उसके लिए रिंस ऑफ कर देना आयोडीन सोल्यूशन को। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग द लीफ वन डन इन द बिगनिंग। ठीक है, जब आप इसके कलर को देखोगे तो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो लीफ कैसी हो जाएगी, ब्लूइश ब्लैक। तो यहाँ पर समझिए जरा, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए, ये आपकी ओरिजिनल लीफ थी, ठीक है, आपने मान लो इसको ट्रेस किया था, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये आपकी ट्रेस की वाली लीफ है। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे ये आपने ट्रेस कर रखी थी लीफ, उसके बाद ये वाली लीफ है जो आपको एंड में मिली है। तो आप देखेंगे जो एंड में आपको जो लीफ मिली है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट करने के बाद, तो ये लीफ कैसी होगी, ब्लूइश ब्लैक कलर की होगी। लेकिन कहाँ कहाँ पर हुई है, जहां जहां पर पहले से लीफ कैसी थी, ग्रीन कलर की। तो मतलब दिखा रही है कि जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां वहां क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी, वहां पर क्या हुआ है, स्टार्च बना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, लीफ ने ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाया। तो ठीक है, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगी लीफ। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ सारी एक्टिविटी, तो समझिएगा जरा। तो आपने एक लीफ, एक पोटेड प्लांट लिया था, ठीक है, मनी प्लांट भी ले सकते हैं। तो उसके क्या कहते हैं, आपने 3 days तक इसमें रखा, क्या कहते हैं, डार्क रूम में रखा, ताकि जितना भी स्टार्च था प्लांट के अंदर वो सारा यूज हो जाए। उसके उस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा 6 hours के लिए। तो जैसे आप 6 hours के लिए प्लांट को रखेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, आपने एक पत्ता उसका तोड़ लेना लीफ का, मतलब उस प्लांट की एक लीफ ले लेनी है आपने। उसके बाद उसको शीट ऑफ पेपर पे बना लेना है। आपने जब उसको ड्रॉ किया तो जहां जहां डार्क ग्रीन कलर था वहां आपने उसको
वो कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया है। अब क्या कहते हैं, आपने जो लीफ प्लग किया था उसको क्या कहते हैं बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं अल्कोहल के सोल्यूशन में डालेंगे, उसके बाद उसको बॉईल करेंगे। जब उसको बॉईल करेंगे तो देखेंगे जो लीफ है आपकी वो कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस इसलिए हो जाएगी क्योंकि क्या कहते हैं जो क्लोरोफिल था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसी वजह से लीफ क्या हो जाएगी कलरलेस हो जाएगी, सोल्यूशन क्या हो जाएगा ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद क्या है जो लीफ थी, ठीक है, उसको आपने आयोडीन सोल्यूशन में डालना है। जब उसको आप आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे उसके बाद क्या कहते हैं आप थोड़ी देर बाद जब लीफ को देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा उसका ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर क्या दिखा रहा है कि क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस दिया है, मतलब आपने जब उसको 6 आवर्स के लिए क्या कहते हैं प्लांट को रखा सनलाइट में, ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, फूड बना। और क्या कहते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ बना है, जहां जहां पर क्या कहते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जहां जहां ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहां पर, ठीक है। तो इससे पता चला क्लोरोफिल क्या है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। आगे देखिए, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने पहले क्लोरोफिल के बारे में, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है। तो वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, ठीक है, क्लास 9th में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। स्टोमेटा होते क्या है उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टोमेटा स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब उसका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ देखिए इसका फंक्शन मासिव amounts of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis, मतलब यहाँ पर gases exchange हो रहा है, ठीक है। But it is important to note here that the gases exchange of gases occur across the surface of the stems, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ लीव्स के थ्रू तो होता ही है, मतलब स्टोमेटा के थ्रू तो होता है, पर उसके अलावा कहाँ से होता है स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स के थ्रू भी होता है। Since large amounts of water can also be lost through stomata, ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के अलावा और यहाँ पर क्या होता है लॉस ऑफ वाटर भी होता है, यहाँ से यहाँ पर क्या होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं इसे प्लांट क्लोज इज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए क्या कहते हैं प्लांट क्या कहते हैं जो स्टोमेटल पोर्स है उनको क्या कहते हैं क्लोज करके रखते हैं, जब क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं जनरली क्या रहते हैं क्लोज रहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इसके एक किसका फंक्शन है गार्ड सेल का, ठीक है। तो गार्ड सेल देखते हैं कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। तो अब ये कह सकते हैं गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं जब क्या कहते हैं वाटर फ्लो होता है, जब इनके अंदर वाटर जाता है तो ये क्या कहते हैं स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या होता है ओपन हो जाता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और जब क्या कहते हैं गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं मतलब वाटर क्या कहते हैं मूव आउट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है गार्ड सेल क्या हो जाते हैं श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है, ये पोर क्या होता है क्लोज हो जाते हैं। और जब वाटर इनके अंदर भर जाता है, ठीक है, वैसे ही वाटर आता है, वैसे ही कहते हैं स्वेल हो जाते हैं, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी रखी है, देखते हैं एक्टिविटी 5.2। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स व्हिच आर नियरली द सेम साइज, ठीक है, आपने दो पॉटेड प्लांट्स लेने यहाँ दे रखे हैं, देखिए दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए दोनों सेम साइज के नियरली। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज, इनको भी 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखा। अब डार्क रूम में रखेंगे तो जितना भी स्टोर्ड फूड होगा प्लांट यूज करना स्टार्ट कर देगा उसको, ठीक है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स, अब हर एक प्लांट को आपने ग्लास प्लेट्स पे रखना है, ठीक है। जैसे इसको रख दिया एक ग्लास प्लेट पे, इसको एक और ग्लास प्लेट पे रख दिया। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, अब एक के पास क्या रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, ठीक है, वॉच ग्लास के अंदर। तो हमने यहाँ क्या रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन प्लांट, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू, अब इसका फंक्शन दे रखा है, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है यहाँ पर जो आपने रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा ऑब्जर्व कर लेगा, किसको ऑब्जर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स, और दोनों को बेल जार से क्या कर देना आपने कवर कर देना, इसको भी बेल जार से कवर कर दिया, इसको भी बेल जार से कवर कर दिया। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स ऑफ द ग्लास प्लेट सो द सेटअप इज एयर टाइट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर apparatus में पूरे में क्या लगा देंगे वैसलीन लगा देंगे, ताकि क्या कहते हैं एयर टाइट हो जाए हमारा apparatus, तो एयर का भी क्या होगा ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए हमने सनलाइट में रखेंगे प्लांट को। उसके बाद क्या है प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी, अब दोनों से एक एक लीफ ले लेंगे, दोनों प्लांट के हम क्या लेंगे एक एक लीफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक लीफ ले ली इसकी और एक लीफ ले ली इसकी, ठीक है, तो हमने दोनों की एक एक लीफ ले ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं
वही सब सिमिलर प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर किए थे स्टार टेस्ट के लिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल में, वाटर बाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, इसका रिंस कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, तो दोनों लीफ क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिखा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, बिल्कुल नहीं, ये वाली नहीं शो करेगी। ये वाला तो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगा। तो मैं बात करती हूँ इस वाली लीफ की, जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिखाया था, वो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगा। मतलब यहाँ पर लीफ क्या हो जाएगी, ब्लूइश ब्लैक हो जाएगी। लीफ का कलर हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक, जो दिखा रहा है कि हाँ जी यहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस है। और ये वाले सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, नो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, नो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा। बात कर रहे हैं व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चल रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जल्दी से सुनिएगा। देखिए कह रहे हैं दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए हमने, ठीक है, दोनों प्लांट्स ले लिए, इसको 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखा ताकि इनके अंदर जो स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए। उसके बाद दोनों प्लांट को हम लेके आएंगे, ठीक है, दोनों को सेपरेट सेपरेट ग्लास प्लेट पे रखेंगे, और एक के पास हम रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे के पास नहीं रखेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, और दोनों को बेल जार से कवर कर देंगे, और एयर टाइट कंटेनर रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वैसलीन लगा देंगे एयर टाइट कंटेनर करने के लिए। उसके बाद इनको सनलाइट में रख देंगे, जब सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद, मतलब 6 to 7 आवर्स के बाद क्या करेंगे, जल्दी से एक एक लीफ ले लेंगे। जैसे लीफ लेंगे उसके बाद इसके ऊपर फिर से हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो देखेंगे ये वाली लीफ तो इस वाले प्लांट की जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, उसमें तो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आ जाएगा, मतलब ब्लूइश ब्लैक हो जाएगी। और ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट नहीं देगी, तो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर, अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी एयर में, तो यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गई। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, बाकी सारे फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट थे, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। मतलब कि क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस तो सेम ही है दोनों में, बस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी एयर में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is necessary essential for photosynthesis? ये कह रहे हैं क्या हम एक और एक्टिविटी बना सकते हैं, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, ये वाला भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपने दो प्लांट लेने हैं, सेम उसको क्या कहते हैं 3 डेज के लिए डार्क रूम में रख देना है, ठीक है। उसके बाद दोनों से ही एक एक लीफ लेनी है, नहीं उसके बाद क्या करना है, जब इसको आप दोनों प्लांट को या एक ही प्लांट को, देखिए एक्टिविटी हम बता दे रहे हैं कैसे करनी है। आपने एक प्लांट ले लिया आपने, ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको आपने 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखा ताकि इनका स्टार्च यूज हो जाए। उसके बाद उसको सनलाइट में रखेंगे 6 आवर्स के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी एक एक लीफ पे क्या कर देना है, यहाँ पर क्या करना है, कवर कर देना है इसको ब्लैक स्ट्रिप से या किसी भी स्ट्रिप से आपने कवर कर देना है आधे हिस्से को, ठीक है। उसके बाद जब इस लीफ को आप लेंगे, ठीक है, और इसका जब टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट, ये वाला हिस्सा ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, पर ये ब्लूइश ब्लैक नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि इतने हिस्से पे क्या कहते हैं सनलाइट नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो ऐसे करना है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. तो अभी तक हमने सब ऑटोट्रॉफ का पढ़ा है, तो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं, by they but they also need other raw materials for building up the but they also need other raw materials for building up their body, ठीक है। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये सब तो उन प्लांट को चाहिए अपनी ना डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। उसके अलावा उन्हें क्या कहते हैं, और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल, तो वाटर की जरूरत कहाँ से पूरी हो रही है, वाटर तो हम सॉइल में दे रहे हैं, तो वहां से रूट्स के थ्रू क्या कहते हैं प्लांट्स ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को। अदर रॉ मटेरियल्स क्या है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और कुछ मिनरल्स हो गए, ठीक है, आयरन मैग्नीशियम आर टेकन आउट फ्रॉम द सॉइल, ये भी कहां से सॉइल से ले रहे हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो नाइट्रोजन क्या है, बहुत एसेंशियल क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट है, जो किस लिए यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। दिस इज टेकअप इन द फॉर्म ऑफ, अब नाइट्रोजन की बात करें तो किस फॉर्म में लिया जाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। तो याद रखना आपको, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में प्लांट ले रहा है। और क्या है, और इट इज टेकन अप एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फॉर्म में किसके थ्रू ले रहे हैं, बैक्टीरिया फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तब वो ले रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। तो हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के स्टार्ट करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, each organism is adapted to its environment, तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरमेंट को अडेप्टेड है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो कैसा न्यूट्रिशन है किसी ऑर्गेनिज्म का, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए। फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड, ठीक है, टाइप पे और एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और कैसा फूड मटेरियल वहां प्रेजेंट है और किस तरह से वो ऑब्टेन कर रहा है उसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा है, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, ठीक है। फूड सोर्स कैसा हमारा, पहली बात तो फूड का टाइप देख रहे हैं कि फूड सोर्स हमारा स्टेशनरी है कि मोबाइल है, मतलब मूव कर सकता है, कि क्या कहते हैं मूव नहीं कर सकता। जैसे ग्रास है तो मूव नहीं करेगी अपनी प्लेस से, यहाँ डियर है तो मूव करेगा। वुड अलाउ डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड, तो वो डिफरेंस अलाउ करेगा कि हाँ फूड कैसे असेस हो रहा है। एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस, और न्यूट्रिटिव अपैरेटस क्या है, काउ का और लॉइन का। There is a range of strategies which is taken. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism, ठीक है। तो बहुत सारी की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कहते हैं फूड क्या कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहा है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, देखिए अब यहाँ पर क्या क्या देखा है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं फूड मटेरियल आउटसाइड दी बॉडी क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजीज देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट, ठीक है। जैसे यहाँ कोई फूड मटेरियल है, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म है उस फूड मटेरियल पे एंजाइम से डाल देगा पहले, ठीक है। तो फूड मटेरियल का जगह ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म उस फूड मटेरियल को कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाहर ही डाइजेस्ट कर दे रहा है फूड को, उसके बाद बॉडी को सीधा अंदर, मतलब फूड मटेरियल को सीधा अंदर ले लेगा। यहाँ पर क्या है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। एग्जांपल हमारे पास फंगस है जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडीज, और कुछ क्या कहते हैं फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेते हैं उसके बाद इनसाइड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, कह रहे हैं क्या अंदर ले सकते हैं, मतलब क्या कौन सा फूड मटेरियल कोई ऑर्गेनिज्म ले सकता है, ठीक है, किस से डिपेंड करता है बॉडी के डिजाइन पे और फंक्शनिंग कैसी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं जो हार्बीवोर एनिमल हो गए जैसे काऊ वगैरह हो गई, ग्रास वगैरह फीड कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं फीड कर सकता क्योंकि उनके पास सेलुलोज नहीं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि बॉडी डिजाइन कैसा है, बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अब बात कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्लांट्स और एनिमल से पर उनको मार नहीं रहे हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं प्लांट्स एनिमल से पर उनको मार नहीं रहे, तो इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक क्रस्कुटा, अमरबेल, टिक, स्लाइस, लीड्स एंड टेपवर्म्स। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, जैसे कि लाइस वगैरह किसी की बॉडी में किसी के सर पे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, तो मतलब वहां से वो खाना तो ले रहे हैं अपना, ठीक है, ब्लड को सक तो कर रहे हैं लेकिन इससे इसे क्या कहते हैं ह्यूमन की या किसी एनिमल की डेथ तो नहीं हो रही वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो हम तीन टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ लिए हाइड्रोट्रॉफिक में। एक पढ़ा सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ठीक है, एक होलोजोइक, होलोजोइक, एक पैरासिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक जो बॉडी के इनसाइड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, अंदर जाके ब्रेक डाउन हो रहा है फूड वगैरह, ठीक है, तो फूड मेरे को एज अ होल इनसाइड ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास काउ हो गए, ह्यूमन हो गया, लॉइन हो गया, ठीक है। सैप्रोफिटिक, ठीक है, जो क्या कहते हैं डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को, ठीक है, बाहर ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके बाद बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करते हैं, ठीक है, डेड एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं। और एक हमने पढ़ा भी पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ तो नहीं हो रही पर हाँ ये पैथोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होस्ट को मतलब जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं उसको डिजीज कॉज कर सकते हैं, कैन कॉज डिजीजेस,
कैन बी पैथोजेनिक। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो ये पढ़ते हैं हम कि हर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कैसे करें। Since the food and the way is it is obtained is different, the digestive system is different in various organisms. कह रहे हैं फूड भी डिफर करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फूड ले रहा है, किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, ये भी डिफरेंस है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, द फूड कैन बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसका पूरा बॉडी ही क्या ले रहा है, फूड को ले रहा है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी किसी ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, बॉडी पार्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो किसी का डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए स्टमक वगैरह हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक सेक्शन ऑफ द सेल सरफेस, तो अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा फूड कैसे लेता है, फिंगर लाइक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती है उसकी, ठीक है, जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। सेल सरफेसेस की एक्सटेंशंस निकलती हैं टेम्परेरी, which fuse over the food particle forming a food vacuum, which food particle से क्या जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और वहां एक फूड वैक्यूल बन जाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है, हमारे पास स्टमक है डाइजेशन के लिए, फूड वैक्यूल में ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है सिंपल वंस में, which then diffuse into cytoplasm, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद जो पूरा फूड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सरफेस ऑफ द सेल पे आता है और थ्रोन आउट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं इन पैरामीशियम, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विच इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डेफिनिट शेप, इसके पास डेफिनिट शेप है। द फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, यहाँ पर फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से एंटर करता है, फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट, अब ये फूड जा कैसे रहा है, ठीक है, उस स्पॉट तक, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, अच्छा नहीं बना फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो उसका सरफेस होता है, जो भी पैरामीशियम होता है उसका जो सरफेस होता है वहाँ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है ना। सीलिया कहते हैं फूड को ऊपर भेजते रहते हैं, स्पोर्ट तक क्या कहते हैं, फूड को डायरेक्ट करते रहते हैं, फिर फूड उस स्पोर्ट पे आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से। तो बात करें फूड इज मूव टू दिस स्पोर्ट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के थ्रू विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, सीलिया कहते हैं पूरी बॉडी सरफेस पे पैरामीशियम के रहते हैं, तो उसके मूवमेंट के थ्रू क्या कहते हैं, फूड डायरेक्ट हो जाता है स्पोर्ट पे, ठीक है, मतलब माउथ पे इसके पैरामीशियम के, और वहां से फूड क्या होता है, एंटर हो जाता है। तो ये आपको अमीबा का दिखा रखा है डायग्राम, ठीक है। तो अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल तो यहाँ से हमें टेम्परेरी एक्सटेंशन निकलेंगे जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में टेम्परेरी है। अब ये करेंगे फूड को इंगल्फ कर लेंगे और जैसे इंगल्फ करेंगे यहाँ फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है सिंपल में टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो फूड मटेरियल है साइटोप्लाज्म में क्या जगह डिफ्यूज हो जाएगा और जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा बॉडी से बाहर थ्रोन आउट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो क्या देखा है, स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ, तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से, और कहाँ तक है, एनस तक, ठीक है। इन फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, ये ट्यूब है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वेरियस रीजंस आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये एलिमेंट्री कैनाल ही है, क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. तो फूड जब एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर उसके बाद क्या होता है, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करें, इसकी डिस्कशन। तो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, तो कह रहे हैं टेक 1 ml ऑफ स्टार सोल्यूशन, 1 ml स्टार सोल्यूशन लेना है आपको, ठीक है, 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, तो 2 टेस्ट ट्यूब है ए इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, दोनों के अंदर स्टार सोल्यूशन ले लिया आपने। एक मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्ट सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन दोनों के अंदर है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, सोल्यूशन।
क्या होगा? एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या कहते हैं, आप सलाइवा डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर सलाइवा डाल दिया एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब अंडर डिस्टर्ब फॉर 20 और 30 मिनट। 20 और 30 मिनट के लिए आप टेस्ट ट्यूब को छेड़ेंगे नहीं। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों में हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन जाएगा, तो इसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन है, दोनों टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या होगा आगे देखते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, तो किसमें कलर चेंज आ रहा है, ठीक है, और ये इन दोनों में से क्या कहते हैं, कौन सी क्या कहते हैं, कौन सी चीज को क्या दर्शा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, तो बात करते हैं। तो बोले इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, तो टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज आएगा, टेस्ट ट्यूब बी में आएगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ स्टार्च, और दोनों ही क्या, अब इसमें से कौन सा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दिखा रहा है, कौन सा एब्सेंस ऑफ स्टार्च दिखा रहा है, ये भी बता करना है। और ये एक्शन ऑफ सलाइवा के बारे में क्या बता रहा है आपको, तो ये सब हमें देखना है। तो बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बी है, तो इसके ये तो क्या कहते हैं, इसका कलर तो ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है, उसका ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा, तो ब्लूइश कलर लिख लेते हैं, ब्लूइश हो जाएगा। और टेस्ट ट्यूब ए में नो कलर चेंज। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, ठीक है, आपने दोनों के अंदर स्टार्च सोल्यूशन डाला था, मतलब इसके अंदर भी, इस टेस्ट ट्यूब में भी स्टार्च था, इस टेस्ट ट्यूब में भी स्टार्च था, ठीक है, फिर आपने टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा डाल दिया, इसमें सलाइवा नहीं डाला। उसके बाद जब आपने आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट किया, तो स्टार्च तो दोनों के अंदर था, तो दोनों को ही कलर चेंज होना चाहिए था, पर टेस्ट ट्यूब बी का ही कलर चेंज हो रहा है, ए का कलर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सलाइवा डालने पे कुछ तो यहाँ पर हुआ है, तो सलाइवा डालने पे क्या हुआ है, जो आपका स्टार्च था उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो जो स्टार्च क्या कर देता है, इससे क्या पता चलता है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कौन कर देता है, सलाइवा, मतलब सलाइवा के अंदर कोई क्या कहते हैं, एंजाइम है, ठीक है, तो सलाइवा के अंदर क्या एंजाइम है जो क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं किसका, स्टार्च का, ठीक है, तो ये बता रहा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम पर है। तो देखिए पहली बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके आइनस तक जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ ईसोफेगस से फूड पाइप की तरह एक्ट करे, यहाँ पर ये स्टमक, ठीक है, स्टमक बन जा रही है, यहीं पर क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस, ठीक है। ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Can we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, तो हम बहुत टाइप के फूड खाते हैं, ठीक है, और सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही सारा फूड जा रहा है, पास हो रहा है, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Normally naturally the food has to be processed to generate particles which are small and one of the same texture, ठीक है, तो फूड क्या है, नेचुरली बात करते हैं, फूड को क्या, फूड की प्रोसेसिंग होती है ताकि फूड क्या है, स्मॉल एंड सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स बन सके। दिस इज अचीव बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, तो कहते हैं जो ये होता है, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस बन रहे हैं फूड के पार्टिकल्स के, वे किसके थ्रू हो रहे हैं, हमारे टीथ के थ्रू। सिंस द लाइनिंग द कैनाल इज सॉफ्ट, अब जो हमारी कैनाल की जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक स्पेस स्मूथ, तो फूड का वेटिंग भी होता है, ठीक है, ताकि फूड थोड़ा कहते हैं इजिली पास हो सके हमारे, ठीक है, ईसोफेगस से। यहाँ बात करें क्या बोल रहे हैं, विद वेरियस टाइप्स ऑफ फूड व्हिच हैज टू बी पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव, कोई भी फूड ले रहे हैं सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो रहा है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, तो फूड को जाते हैं पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, कहाँ हो रही है, माउथ के अंदर हो रही है, ठीक है, ताकि जो भी बिग बिग फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स में आ जाए, ठीक है, तो सेम टेक्सचर के हों, ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, हमारे टीथ के थ्रू। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, जो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लाइनिंग है, मतलब जो लेयर है वो कैसी है, सॉफ्ट सी है, स्मूथ सी है, फूड को कहते हैं बेड किया जाता है ताकि इजिली कहते हैं फूड पास हो सके। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, ठीक है, व्हेन वी ईट समथिंग, ठीक है, वी लाइक, जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमें पसंद होता है, हमारा माउथ क्या कहता है वाटर, मतलब हमारा मुंह में पानी रहता है, हम कहते हैं दिस एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट
ऑल्सो फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो ये सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो आ कहां से रहा है, हमारे माउथ में सी ग्लैंड्स के थ्रू आ रहा है। उन ग्लैंड्स का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, 3 टाइप्स की आपको नहीं पढ़नी है, सिलेबस में नहीं है। अंदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज कॉम्प्लेक्स नेचर। दूसरे, अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, जो भी फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी फूड हम इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम अंदर ले रहे हैं अपनी बॉडी में, उसका कॉम्प्लेक्स नेचर। तो उसके कॉम्प्लेक्स नेचर की बात करते हैं। इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसको क्या कहते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन भी कराना है कि ऑब्जर्व भी होता है, ठीक है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अभी इसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है फर्दर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये किसके थ्रू हो रहा है, कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले फूड पार्टिकल्स आप जो भी ले रहे हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका वेट इनको क्या कहते हैं, फिर इनके ऊपर सलाइवा का एक्शन होता है ताकि ताकि स्मूथ स्मूथ पैसेज हो जाए। ठीक है, स्मूथ पैसेज हो फूड का। उसके बाद जब ये सब हो जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल से पास हो जाते हैं। अब मान रहे हैं जो भी फूड है, ठीक है, इसको मैंने बोला कि इसको हमें क्या करना है, बॉडी को हमारी ऑब्जर्व होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होना चाहिए। तो ऑब्जर्व होगा किसके थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल इसको कैसे ऑब्जर्व कर पाएगी, जब ये क्या कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में देंगे। तो इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में करना है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, इसके ऊपर एक्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, ओके। The saliva contains The saliva contains an enzyme called salivary amylase। तो हमने बात की थी ना, सलाइवा सलाइवा क्या कहते हैं, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दे रहा था। तो उसके अंदर मतलब कोई एंजाइम है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ देख लीजिए, एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। जो किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, माल्टोज में, नाम में लिख दे रही हूँ यहाँ पर, माल्टोज। बाकी याद करने की जरूरत नहीं, आपको नहीं दे रखा है तो माल्टोज। ठीक है, क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट को हमारा सलाइवा क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर देता है, नहीं, 30%, अबाउट 30%। जितना भी आप स्टार्च ले रहे हैं, फूड को आप ले रहे हैं, उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें 30% का ही ब्रेक डाउन करता है हमारा सलाइवा। ठीक है, द फूड इज मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, जब आप फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, सलाइवा के साथ, और क्या कहते हैं, वो उसका मूवमेंट भी हो रहा है आपके पूरे माउथ में, किसके थ्रू, मस्कुलर टंग के थ्रू। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। ठीक है, अब यहाँ एक अलग बात बताइए, कह रहे हैं नेसेसरी है कि फूड क्या कहते हैं, मूव करे रेगुलेटेड मैनर में, ठीक है, पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब से, ताकि क्या सकते हैं इसकी प्रोसेसिंग हो सके प्रॉपर्ली, प्रोसेसिंग हो सके, मतलब अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके इसका। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट अलग अलग कॉम्पोनेंट के, फूड के अलग अलग कॉम्पोनेंट को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्पोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। अब जो हमारी कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, ठीक है, उसके पास मसल्स होती हैं जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, ताकि फूड को क्या कहते हैं, पुश कर सके। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, इनको, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पूरे 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 गट में होती है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बार फूड क्या होगा, एक बार ये एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एक बार रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स करेगी, ऐसे रेगुलेटरी मैनर में चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, फूड आगे इजिली क्या कहते हैं, मूव कर सकेगा फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू फूड पाइप। ठीक है, अब बात करें, माउथ में फूड आया, ठीक है, तो फूड उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में, लेकिन डायरेक्ट स्टमक में चल जाएगा नहीं, पहले फूड पाइप में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम द माउथ, ठीक है, तो माउथ से क्या कहते हैं, फूड क्या जाएगा, फूड ईसोफेगस में, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाम मेंशन है ईसोफेगस, इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन। स्टमक की डेफिनेशन दे रखें, समझ लीजिए। स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन है,
which expands when food enters it. तो ये expand करता है जब food क्या करता है इसके अंदर enter करता है तो धीरे धीरे ये करने लगता है expand करने लगता है. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with the more digestive juices. जो muscular walls हैं किसकी stomach की वो थॉरो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं. किसकी थॉरो मिक्सिंग की? फूड की थॉरो मिक्सिंग डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. मतलब यहाँ समझिए. ठीक है. गंदी रंग. ठीक. तो स्टमक में क्या है? मसल्स प्रेजेंट है. ये मसल्स भी क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं. ठीक है. तो इसके अंदर जो फूड होता है, इसके अंदर जो फूड है और इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, मतलब एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो भी आप बोल लो. ठीक है. तो उन सबकी क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है. मिक्सिंग हो जाती है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो. ठीक है. तो स्टमक की मसल्स भी क्या करती हैं? थोड़ा मिक्सिंग में हेल्प करती हैं. किसकी मिक्सिंग में? फूड की मिक्सिंग किसके साथ? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. ये बोला गया. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब यहाँ देखिए माउथ में मैं बोलता हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के पास. ठीक है. तो वहां से क्या आता है? सलाइवा आता है माउथ के अंदर सेक्रीट होता है. इसी तरह से हमारे स्टमक के अंदर क्या है? तो डाइजेशन स्टमक, जो स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रही है. ठीक है. तो उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं किसके थ्रू आ रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू आ रहे हैं. प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक. ये कहाँ प्रेजेंट है? वॉल्स ऑफ द स्टमक में. ठीक है. मैंने स्टमक बना देता हूँ. अच्छा. ठीक है. तो ये हमारा स्टमक है. ये स्टमक की वॉल्स है ना. इसमें छोटे इसमें ग्लैंड्स होते हैं. इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. तो वॉल्स ऑफ द स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ये बता रही हूँ आपको. ये स्टमक की वॉल्स है. इसमें क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और यहाँ से आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं. ठीक है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम. तो देखिए द डाइजेशन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक. जो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है. दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या क्या रिलीज करें? ठीक है. सेक्रेशन से याद रखना. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा ऐसा एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन. और थर्ड क्या है? म्यूकस है. ठीक है. तो क्या क्या आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है. जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं. म्यूकस को. तो हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. तो फंक्शन क्या क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? याद रखिएगा. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है. एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है विच फैसिलिटेट. तो एसिडिक मीडियम क्रिएट क्यों कर रहा है? ताकि क्या करते हैं? एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. ताकि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छे से वर्क कर सके. पहला. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड. और एसिड क्या करेगा? जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना उसको भी क्या कहते हैं? किल कर देता है. ठीक है. एसिड. द म्यूकस. अब म्यूकस का फंक्शन है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड. जो म्यूकस होता है. ठीक है. अब देखो स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है. अगर यहाँ म्यूकस प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. यहाँ म्यूकस रहेगा. ठीक है. ये जो भी एसिड है यहाँ पर. ठीक है ना. उसके एक्शन से आपकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा. ठीक है. तो ये म्यूकस का काम है. म्यूकस क्या करता है? ताकि जलाने से बचाता है. ठीक है. आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को. तो म्यूकस का फंक्शन भी याद रखेंगे. क्या है? म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किसको? इनर लाइनिंग. किसकी इनर लाइनिंग को? स्टमक की. किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है. We have often heard of adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? ठीक है. तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना. ठीक है. क्या हमने अडल्ट को देखा है ना एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करने. क्या ये HCl के कारण हो सकता है? तो इसके बारे में बताना. पहले हम बात कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा. तो हमने पढ़ा स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल्स में. ठीक है. तो यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा गैस्ट्रिक. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में. ये लाइनिंग ऑफ स्टमक भी लिख सकते हैं. छोड़ो. ठीक है. इतना नहीं लिखेंगे. इसकी सेक्रेशंस की बात करते हैं. तो हमने 3 पढ़ी. एक पढ़ा HCl. एक पढ़ा पेप्सिन. तीसरा हमने म्यूकस पढ़ा. ठीक है. तो पहले HCl की बात करते हैं. तो HCl एक क्या आता है?
जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक क्रिएट या मेक द मीडियम एसिडिक, क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ, फॉर द एक्शन, किसके एक्शन के लिए, फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। दूसरा हम पढ़ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, kills the bacteria present in the food, ठीक है, ये germs kills the bacteria present in the food, present in the food। नेक्स्ट आप बता सकते हैं जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ना, अभी हमने पढ़ा पेप्सिन एंजाइम, तो एंजाइम किस फॉर्म में होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिन में होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, HCl। मतलब मैंने क्या बोला आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है, कौन करता है, HCl करता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है पेप्सिन, मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, वो एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो आपके स्टमक में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। जब भी कहीं प्रो एंजाइम है मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो वर्ड क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है ना, या कहीं जेन वर्ड लिखा हो तब भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव, इनएक्टिव को शो करता है, अरे मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है, इनएक्टिव, ठीक है, उसको एक्टिव फॉर्म में, मतलब पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl, ठीक है। तो ये काम भी किसका हमारा, HCl का। तो HCl के हमने 3 फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है। एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है ताकि एक्शन जो पेप्सिन है वो वर्क कर सके, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया को किल कर रहा है। दूसरा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, HCl करता है। आप पेप्सिन की बात करेंगे तो पेप्सिन का फंक्शन लिख लो, तो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट या प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। म्यूकस की बात करते हैं, म्यूकस का काम था प्रोटेक्शन का, ठीक है, तो प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट्स दी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक फ्रॉम दी excoriating action of HCl, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो मिटा रहे हैं इसको, अभी के लिए इतने करते हैं, ठीक है।